हेलो बेटा मौली। चलिए आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। साउंड का नया टॉपिक था जिसके बारे में एक लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं कि साउंड क्या है, साउंड वेव्स कितने प्रकार की होती हैं, नहीं जिनके बारे में मैंने बता दिया। कुछ टर्म्स थे रिलेटेड टू साउंड, उसको भी हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया था। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड क्या है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, साउंड की स्पीड का फार्मूला क्या है। ठीक है ना बेटा? चलिए प्लीज़ स्टार्ट। अगर अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जो वेव्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और एक ट्रांसवर्स वेव होती है। इसका वीडियो आपको ऊपर आइकॉन लिंक में मिल जाएगा, आइकॉन बटन पे आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों मीडियम में ट्रेवल करती हैं, जबकि जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो केवल सॉलिड में और लिक्विड सरफेस पे ट्रेवल करती हैं। इतना मैं पढ़ चुका हूँ। अब जो ट्रेवल करती हैं तो इनकी अपनी स्पीड होगी तो उसी स्पीड का फार्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले हमने जो एक फार्मूला आपको बताया था कि स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम। अब गैसियस मीडियम में कौन सी वेव चलेंगी आपको बता चुका हूँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव, और जिसका फार्मूला मैंने आपको बताया था स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम। जिसका मैंने फार्मूला आपको बताया कि स्पीड ऑफ साउंड v इक्वल टू अंडर रूट p अपॉन रो, वेयर p इज द प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रो इज द डेंसिटी। क्लियर है बेटा? दिखाई पड़ रहा ना? कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करें। रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है ना बेटा? लेकिन ये किसने दिया था? न्यूटन्स ने दिया था, इसीलिए इसको न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ गैसेस बोला जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया कि इससे जो वैल्यू आई वो 288 मीटर पर सेकेंड आई, जो कि प्रैक्टिकली गलत थी। इसीलिए ये जो न्यूटन फार्मूला था फॉर स्पीड ऑफ साउंड इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद एक लाप्लास आए जिन्होंने इसमें करेक्शन। बेटा ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंटर में एक डिटेल में है, अगर आपके सामने आ जाता तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि आपकी बुक में नहीं है फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ आपको। हुआ क्या, इसके बाद एक लाप्लास साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि नहीं ये फार्मूला नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब मीडियम में वेव चलती हैं तो हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, तो जो स्पीड होती है, स्पीड v इक्वल टू, उसका फार्मूला होता है अंडर रूट गामा पी अपान रो। v इक्वल टू अंडर रूट गामा पी अपान रो। p के बारे में बता दिया आपको, p इज द प्रेशर, रो इज द डेंसिटी एंड गामा इज द cp अपान cv। अब एक नया टर्म आपके पास आ गया, Cp अपान Cv। व्हाट इज Cp अपान Cv? Cp इज द मोलर स्पेसिफिक हीट। Cp क्या है? किसी भी गैसियस मीडियम की मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड Cv इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मीन्स गामा इज द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। अब नेचर की बात करें, नेचर में देखिए ऑक्सीजन जो गैस है वो कितना है? 70, बोलो बेटा, 78%, और नाइट्रोजन की बात करें ये 21%। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो ये 99%। 99% जो गैस है वो कैसी है? डाई एटॉमिक, और जो गामा है, गामा फॉर डाई एटॉमिक 1.4 है। इसीलिए जर्नली जो आपके लेवल की बात होती है वहाँ पर गामा की वैल्यू आप 1.4 लेंगे। ठीक है ना बेटा? इसके बारे में कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ भी चुके थे। अब इसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना बेटा?
कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करें। इसको मिटाता हूँ। ठीक, ये तो मैंने पढ़ लिया किस पर, स्पीड फार्मूला पढ़ लिया। अब फैक्टर इफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड, हम लोग क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स इफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। हेडिंग डालें बेटा, फैक्टर्स इफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट करते हैं, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर, जैसा कि आपने फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, स्पीड v इक्वल टू गामा रो पी अपान रो, गामा पी अपान रो, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो यहाँ से फैक्टर आता है, देखिए डेंसिटी, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, नंबर 1 प्रेशर, वर्ड आता है, क्या प्रेशर चेंज करने से स्पीड ऑफ साउंड चेंज करेगी कि नहीं। आपको बिल्कुल यहाँ से अगर आप देखेंगे, देखो बेटा, अगर यहाँ से देखेंगे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है ना बेटा, लेकिन ये गलत है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड जो है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती, एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा PV, देखो बेटा फार्मूला पढ़ा है PV इक्वल टू nRT। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। आगे चलते हैं, अगर इस nRT की बात करें, अगर 1 मोल गैस लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड RT। ये जो मास है इसके नीचे आ जाएगा PV अपान M, तो ये क्या आ जाएगा, RT अपान M आ जाएगा। और दिस वन इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसको अगर मास अपॉन वॉल्यूम लिख देंगे तो ये भाई 20 के नीचे ले आएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, RT अपान M। तो यहाँ से आपको एक वर्ड दिखाई पड़ा P अपान रो इक्वल टू RT बाई M। इट मीन्स ये जो फार्मूला है आपका, इट इज आल्सो रिटन एज, हमको इसको ऐसे लिख सकते हैं RT बाई M, ठीक है ना। अब इस फार्मूले से बात क्लियर हो गई। अगर किसी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट, गैस मॉलिक्यूलर वेट है कांस्टेंट है, ये क्या है, गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू, गामा डायटोमिक है कांस्टेंट। अब क्या बचा, टेम्परेचर। अगर किसी मीडियम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो प्रेशर चेंज करने से उसकी स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसलिए जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किस पर डिपेंड करती है, केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। क्यों, क्योंकि जैसे आप किसी सिस्टम पे प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर बढ़ाने से उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। जिस रेशियो में प्रेशर बढ़ेगा उसी रेशियो में डेंसिटी बढ़ेगी। इट मीन्स द स्पीड ऑफ साउंड डजंट डिपेंड अपॉन द चेंज इन प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फार्मूले से डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है कि ये प्रेशर पे डिपेंड करता है, जबकि ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि स्पीड ऑफ साउंड डजंट डिपेंड अपॉन द प्रेशर बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ठीक, बशर्ते होना क्या चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर वेरी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, फिर है क्या, फिर है क्या, देखिए बेटा, अब फिर डिपेंड किस पर करता है, नंबर 2 हम बात करें टेम्परेचर की, बिल्कुल V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, रूट T। T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इट मीन्स जिस गैस, जो भी गैस है, उस गैस का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी, ठीक है ना बेटा, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी। मीन्स ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस, स्पीड ऑफ गैस इंक्रीजेस, द स्पीड इन गैस इंक्रीजेस, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं ह्यूमिडिटी क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। ह्यूमिडिटी,
ह्यूमिडिटी क्या है? बोलो बेटा, ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी का मतलब एटमॉस्फेयर में अगर मॉइस्चर आ जाए, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर आ जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर मॉइस्चर आ जाएगा एटमॉस्फेयर में तो उस एटमॉस्फेयर की डेंसिटी घट जाएगी। अगर डेंसिटी घट जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। मीन्स मिटा दें बेटा इसको। अगर मैं एक सिंगल वर्ड में यूज करूं तो जो डेंसिटी है, डेंसिटी हम लोग यहाँ रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो किसका? ड्राई एयर इज लेस देन रो किससे? इन ह्यूमिड एयर। गलत, दिस वन। ड्राई एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम होती है। अब चूँकि डेंसिटी कम है और प्रेशर, आपने स्पीड क्या देखा? स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा, किसकी डेंसिटी ज़्यादा आप देख रहे हैं? ड्राई एयर की डेंसिटी ज़्यादा, तो इसका मतलब स्पीड इन ड्राई एयर कम होगी किसके? स्पीड इन ह्यूमिड एयर। ठीक है ना? दिस इज द कॉन्सेप्ट। बात क्लियर? तो यहाँ से इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। 3 फैक्टर हैं। प्रेशर पे इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो स्पीड भी बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, डेंसिटी घटेगी, स्पीड बढ़ेगी। एक रीजन क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, जहाँ पे आपसे कहता है कि व्हाट इज द इफेक्ट, या प्लीज टेल मी द रीजन, कि ऐसा क्या कारण है द स्पीड ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर इज ग्रेटर देन द ड्राई एयर। तो आप यही एक्सप्लेन करेंगे। या फिर क्वेश्चन कर सकता है कि ठंडक के समय, इन कोल्ड सीजन, द व्हिसल ऑफ ट्रेन्स go to long distance, heard and long distance, but in dry air it is not possible. Reason is that कोल्ड सीजन में ह्यूमिड होता है, ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी होने के कारण डेंसिटी कम, डेंसिटी के कारण स्पीड ज़्यादा होती है। इसीलिए जो ट्रेन्स होती हैं, ट्रेन की जो व्हिसल होती है, वो ठंडक में ज़्यादा दूर तक सुनाई पड़ती है, जबकि ड्राई एयर में कम दूर तक सुनाई पड़ती है। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? If you have any problem please comment, then I will explain again. ठीक है ना? And next, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। कहाँ पे पढ़ा? स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम, या फिर दूसरा कह सकते हैं, दूसरा मैंने क्या पढ़ा? फैक्टर्स इफेक्टिंग दिस स्पीड। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई वायर है, कैसा वायर है? कोई भी वायर, जैसे आपने सितार देखा होगा, गिटार देखा होगा, देखा ना बेटा? तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये मेरा वायर है और इसको क्लैंप कर दिया गया किसी के बीच, ऐसे क्लैंप कर दिया बेटा, ठीक है ना? अब मैंने इसको ऐसे किया तो ये क्या होगा? वाइब्रेट होने लगेगा। अगर ये वाइब्रेट करेगा तो साउंड निकलेगी, फ्रीक्वेंसी होगी। नहीं, जैसे सितार है, सितार कैसा होता है? ऐसे होता है। गिटार है, नहीं, तो ये दीज आर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इन विच द स्पीड ट्रेवल्स इन स्ट्रेच्ड वायर। तो स्पीड ऑफ साउंड इन स्ट्रेच्ड वायर, हेडिंग डालेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन स्ट्रेच्ड वायर। वायर को मैंने क्या कर दिया? स्ट्रेच कर लिया। अब इसमें स्पीड, अब स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच करने का मतलब क्या है? इसमें एक टेंशन आ गई। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टेंशन टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टेंशन एक प्रकार क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। और इस जो ये स्ट्रिंग है, इसका मास पर यूनिट लेंथ
मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है? अगर इसकी यूनिट लेंथ ली जाए, यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर लेंथ ली जाए, अगर ये वायर 1 मीटर लंबा है और 1 मीटर लंबे वायर का जितना मास है, दिस इज स्मॉल एम, इसी को हम लोग मास पर यूनिट लेंथ कहते हैं। तो यहाँ से जो स्पीड निकलेगी, स्पीड का फार्मूला आएगा √T/m। दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड इन स्ट्रेच्ड वायर। ठीक है ना, ये इस ठीक है ना, इस प्रकार आपका पता चल जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर? तो आपने क्या देखा कि अब इस केस में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि स्ट्रेच्ड वायर में जो स्पीड है वो किस बात पे डिपेंड करती है? नंबर 1 टेंशन पे डिपेंड करती है और नंबर 2 मास पर यूनिट लेंथ पे। मीन्स ये जो वायर्स होते हैं, आपने अभी कभी गिटार या सितार देखिएगा तो इनको टाइट करने के लिए इसमें नॉब्स लगे होते हैं, स्क्रू लगे होते हैं। और टाइट क्यों करते हैं? टाइट करने से इसमें टेंशन बढ़ाते हैं। अगर टेंशन बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, और अगर स्पीड बढ़ेगी तो एक फार्मूला आपने पढ़ा, फ्रीक्वेंसी F = V/λ, और अगर स्पीड बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। कहने का मतलब क्या हुआ, इस वायर को में टेंशन बढ़ाकर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, और यही कारण है कि इसमें स्क्रू लगे होते हैं जिसकी हेल्प से हम इसमें टेंशन प्रोवाइड कराते हैं। बात क्लियर? तो कहने का पहला कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। दिस इज नॉट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बेटा इससे पहले T पढ़ चुके हैं ना, दैट इज टेम्परेचर बट इट इज टेंशन। टेंशन इज टाइप ऑफ फोर्स, ये एक प्रकार का फोर्स है। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए दूसरा किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? दूसरा क्या? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। व्हाट इज M? M इज मास पर यूनिट लेंथ। ये जो वायर है ये जितना पतला होगा, जितने पतले वायर्स होंगे, पतला होगा मास कम होगा, मास कम होगा मास पर यूनिट लेंथ कम होगा। अगर ये कम होगा तो स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो इस बेसिस पे हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं कि स्पीड कैसे बढ़ेगी। ठीक है ना? मिटा दे बेटा इसको। चलिए अब जो भी साउंड वेव्स होती हैं, वेव्स तो वेव्स हैं, सब आप जानते हैं। नहीं, आपको मालूम है, जैसे लाइट वेव्स थी, लाइट वेव्स क्या थी? रिफ्रैक्शन फॉलो कर रही थी और रिफ्लेक्शन फॉलो कर रही थी। नहीं, यहाँ पे साउंड वेव भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फॉलो करेंगे। रिफ्रैक्शन में आपने पढ़ा था, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। किसमें? रिफ्रैक्शन में ना। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में क्या होता था? ये कोई रिफ्रैक्टिंग मीडिया नॉर्मल, ये लाइट रे जैसे जा रही है या तो अवे फ्रॉम नॉर्मल या टूवर्ड्स नॉर्मल जाती थी। नहीं, वही चीज़ यहाँ पर भी है। साउंड में भी रिफ्रैक्शन होगा, इसमें भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ऐसी फिनोमिना रिफ्रैक्शन कहलाती है। और रिफ्रैक्शन में मैंने बताया क्या चेंज नहीं करता? फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज। चेंज क्या करती है? स्पीड चेंज करती है, वेवलेंथ चेंज करती है, एंड इंटेंसिटी। तीन चीज़ें। नंबर 1 स्पीड चेंज करेगी, नंबर 2 वेवलेंथ चेंज करेगी, और नंबर 3 इंटेंसिटी चेंज करेगी। नंबर 4 फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगी। स्पीड, वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी चेंजेज बट फ्रीक्वेंसी डजंट चेंजेज। फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात क्लियर? चलिए आगे देखते हैं।
आगे क्या देखें, डेविएट कर जाती है ना बेटा। दूसरी चीज ये भी आपको मालूम है कि अगर कोई लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो अपने पाथ से स्ट्रेट जाएगी, डेविएट नहीं करती है। जो साउंड वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स डिफरेंट होती हैं किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यार किस प्रकार की होती हैं, ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा पढ़ाया है नहीं, उसका भी लिंक आपको आइकॉन बटन में मिल जाएगा बेटा, उसका भी लिंक आपको आइकॉन बटन में मिल जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब जो साउंड वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं नहीं, जिसके बारे में बता चुके थे, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजुअल लाइट, इंफ्रारेड और उसके बाद माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स थी, ठीक है ना। इनमें क्या था, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मीन्स इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक वेक्टर्स भी हैं, मैग्नेटिक वेक्टर भी हैं और एक वेलोसिटी वेक्टर है, और ये तीनों वेक्टर एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, लाइक दिस। जैसे अगर लाइट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही, समझिएगा, अगर लाइट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही, कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, तो जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स होंगे, अगर इलेक्ट्रिक वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो जो मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स होंगे वो इस डायरेक्शन में होंगे। मीन्स इस डायरेक्शन का मतलब इस प्रकार परपेंडिकुलर, इसको ऐसे बनाने का मतलब ये हुआ बेटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ठीक है ना बेटा। दूसरी चीज आपको मैंने पहले ही बता रखी है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, इनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं। और जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है, ये भी मीडियम टू मीडियम वेरी करती है, लेकिन वैक्यूम में जो स्पीड होती है वो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग स्पीड ऑफ लाइट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करती हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं, कहाँ से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र करती हैं, और जिस ट्रांसफ़र करती हैं और किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, फोटॉन के फॉर्म में। फोटॉन क्या है, एक नया टर्म आपके लिए आ गया नहीं, एक लंबी कहानी है नहीं, इसको हम लोग फिर कभी पढ़ेंगे। फिलहाल एक छोटे से सिंबल वर्ड में बता दें, जो ये एनर्जी चलती है वो पैकेट्स के रूप में चलती है, और इन पैकेट्स को हम लोग फोटॉन कहते हैं। फोटॉन, उस फोटॉन की अपनी एक एनर्जी होती है, ठीक है ना बेटा। चलिए अब हम लोग लाइट वेव्स, साउंड वेव्स में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, डिफरेंस इन साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स। देखिए, difference in sound waves and light waves. Light waves and sound waves. और इधर आप लिख लीजिए साउंड वेव्स। क्या पहला डिफरेंस, लाइट वेव, लाइट कौन सी है, जो सन से आ रहा है, दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ लाइट नहीं। जो लाइट वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कैसी हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में बता चुके हैं, जबकि साउंड वेव्स कैसी हैं, मैकेनिकल वेव्स, ठीक है ना बेटा,
दीज आर द मैकेनिकल वेव्स। दूसरा, ये वैक्यूम में चल सकती हैं, ये वैक्यूम में नहीं चल सकती, दे डज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में नहीं चल सकती हैं। मीन्स मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और इनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। स्पीड ऑफ जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जबकि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की बात करें 330 मीटर पर सेकेंड। आपको ये सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ बेटा, ठीक है। और पांचवा जो इनकी वेवलेंथ है, किसकी? लाइट वेव्स की वेवलेंथ का ऑर्डर जो है वो 10⁻⁻6 है वेवलेंथ। ये वेवलेंथ का ऑर्डर है नहीं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कई प्रकार की होती हैं, लाइट वेव्स कई प्रकार की होती हैं नहीं, जिसका हम लोग डिटेल स्टडी कर चुके हैं। और जबकि जो आपकी ये साउंड वेव्स होती हैं इनका ऑर्डर 10⁻, इनका जो ऑर्डर है 10⁻⁻2 से 10 मीटर, ठीक है ना बेटा। अब इसकी बात करें, ये मैं बता चुका हूँ ये किस प्रकार की होती हैं, ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑलवेज ट्रांसवर्स इन नेचर, और साउंड वेव्स कहाँ? इन एयर। एयर में कैसी वेव चलेंगी? बोले बेटा, एयर में कैसी वेव चलती हैं? केवल लॉन्गिट्यूडनल वेव चलती हैं, इसीलिए ये साउंड वेव्स कैसी होंगी? लॉन्गिट्यूडनल। बस याद रखिए कहाँ पे? लॉन्गिट्यूडनल इन एयर, ठीक है ना बेटा। बात क्लियर? चलिए ठीक, मिटा दूं इसको। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव्स एंड साउंड वेव्स। इस प्रकार हम लोग लाइट वेव और साउंड वेव का डिफरेंस भी पढ़ लिया, साउंड वेव्स क्या है वो भी पढ़ लिया, मैकेनिकल वेव्स क्या है वो भी पढ़ लिया, ट्रांसवर्स वेव पढ़ लिया, स्पीड पढ़ ली, फैक्टर्स जो स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट करते हैं वो पढ़ लिया। अब जो हम लोगों ने पढ़ा, ये क्या पढ़ा? रिफ्रैक्शन पढ़ लिया नहीं। अब हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। क्या बेटा? रिफ्लेक्शन। आप सोच रहे होंगे रिफ्लेक्शन कैसे हो जाएगा, सोचा होगा ना कभी कभी, बताएं बेटा। रिफ्लेक्शन बिल्कुल, जैसे कभी देखिए अगर कोई आपको गहरा कुआं मिल जाए, उसमें अपना नाम लीजिए तो थोड़ी देर बाद आपको वो नाम सुनाई पड़ेगा, लगेगा कि आपको कोई बुला रहा है, आपको कोई आवाज़ दे रहा है। मीन्स वो कोई नहीं है, आपने जो आवाज़ दी वो वहाँ पे स्ट्राइक की और स्ट्राइक करके वापस आई। मीन्स रिफ्लेक्शन आपको प्रॉपर्टी पता है, ये बॉडी ऐसे गई, ये साउंड वेव्स ऐसे गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आ गई। ऑब्जर्वर आप हैं, सोर्स आप हैं और ऑब्जर्वर भी आप ही हो गए। तो यहाँ से दिस इज का इस प्रकार की जो फिनोमिना होती है इको ही कहलाती है, और इसको अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बस होना क्या चाहिए आपको, रिफ्लेक्शन इस प्रकार, इको इसी प्रकार होती है। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पता है। व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन एनी reflecting surface, then it go back to the same medium. This process is called as reflection.
रिफ्लेक्शन में लॉज आपने पढ़े, क्या पढ़ा, देखिए बेटा, रिफ्लेक्शन ऐसे ही पढ़ा था। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ये लाइट ऐसे चली गई, नहीं, दिस इज द इंसिडेंट रे, है ना बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों लाइज इन द सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं एट द पॉइंट एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, बता चुका हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज, क्या कॉल्ड, रिफ्लेक्शन। द रिटर्न ऑफ साउंड वेव ऑन स्ट्राइकिंग अ सरफेस सच एज वॉल, मेटल शीट, प्लाईवुड बैक इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, बता चुका हूँ बेटा, वो कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वन, बस ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी बिगर देन द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव। बस एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो साइज है वो ज़्यादा होना चाहिए, किससे ज़्यादा होना चाहिए, वेवलेंथ से। कौन सी वेवलेंथ, इस वेवलेंथ की जो यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है। अगर इससे ज़्यादा हो तो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, अगर ज़्यादा नहीं होगा तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। मीन्स एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपको नोट करना है, क्या, द साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी, द साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यही ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी ग्रेटर देन द, किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ साउंड, वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है ना। This phenomena of reflection of sound may be utilized to making a megaphone or speaking tube. स्पीकिंग ट्यूब इसी प्रकार होती, बोलिए आपकी वापस सुनाई पड़ेगी, साउंड बोर्ड और ईयर ट्रम्प, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको बनाने में इसका यूज करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एन इको, अब जिसका हमें इंतज़ार था वही हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते। इको इज द फिनोमिना बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इको क्या है, एक प्रकार की फिनोमिना है किस पर बेस्ड है, ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यहाँ से साउंड क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस सुनाई पड़ती है। जैसे एक वॉल, एक हिल साइड, अगर आप किसी रूम में खड़े हों, सामने की वॉल एक सफिशिएंट डिस्टेंस पे हो, कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, सफिशिएंट डिस्टेंस पे हो, अगर आप कुछ बोलते हैं तो वो साउंड आपको वापस सुनाई पड़ेगी। किसी हिल स्टेशन पे चले जाएं, वहाँ पर भी आपको सुनाई पड़ेंगी दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट साउंड्स, और इसी प्रकार की जो फिनोमिना होती है उसी को हम लोग इको कहते हैं। तो इसमें है क्या, कैसे होता है, जैसे मैंने नाम लिया साउंड, तो जैसे मैंने साउंड वर्ड लिया तो एक तो इंस्टेंट सुनाई पड़ा, तुरंत आपको सुनाई पड़ा साउंड। दूसरा, क्यों, सपोज दैट ये वाल है और यहाँ पे आपने साउंड बोला, तो साउंड बोला क्योंकि ऑब्जर्वर आप ही हैं, सोर्स आप ही हैं, तो आपको ये तुरंत इंस्टेंटली सुनाई पड़ जाएगा कि आपने साउंड बोला।
दूसरा क्या होगा, यहाँ से साउंड वेव ऐसे जाएगी, इस सरफेस से स्ट्राइक करेगी और यहाँ से वापस आएगी, फिर आपको दूसरी बार सुनाई पड़ेगी। दूसरी बार सुनाई पड़ेगी तो दिस इज मीन्स सेकेंड आफ्टर रिफ्लेक्शन। एक बार आपको इंस्टेंट सुनाई पड़ा, दूसरा आफ्टर रिफ्लेक्शन सुनाई पड़ा। तो इस प्रकार आपने एक वर्ड को दो बार सुना, इसी को हम लोग कहते हैं इको। मीन्स द सेकेंड साउंड हेard बाय आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये जो है से साउंड हेard बाय, कौन सी, दो साउंड है ना, एक तो ये नेचुरल साउंड है जो आपने बोला और उसको इंस्टेंटली सुन लिया। दूसरी जो साउंड है आफ्टर रिफ्लेक्शन जो आपने हर्ड की है, दिस इज कॉल्ड एज इको। द सेकेंड साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एन इको। ठीक है ना। चलिए डिफिनेशन आपके लिखी है इको। व्हाट इज इको? द साउंड हर्ड आफ्टर reflection from the distance objects such as hillside, wall of building, edge of forest after the original sound has ceased is called an echo। ठीक है ना बेटा। चलिए देखिए नोट में कुछ लिखा है, द रिफ्लेक्टेड साउंड इफ heard along with the original sound is not called an echo। एक्चुअली है क्या, मैं कोई भी साउंड आपके ईयर पे इतने सेकंड रुकती है, हर साउंड रिफ्लेक्ट होकर आती है, हर साउंड रिफ्लेक्शन होता है। अगर यहाँ से लाइट साउंड वापस होकर यहाँ इतने सेकंड के बाद आती है तो आपको दो डिस्टिंक्ट साउंड सुनाई पड़ेंगी। दिस इज द परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कहलाता है। और यदि साउंड इससे पहले आ जाएगी तो फिर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, दोनों साउंड को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। अगर सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो ये जो रिफ्लेक्ट होकर साउंड आ रही है, दिस इज नॉट एन इको, वो आपकी इको नहीं होगी। ठीक है ना बेटा। तो आपको बता दिया क्या कि जो आपके ये पहली इंस्टेंट साउंड थी, साउंड जो इंस्टेंट थी, इसके कीस्ट होने के बाद हमारे ईयर पे इसका सेंसेशन समाप्त होने के बाद अगर आपको साउंड हेयर्ड होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड एन इको। ठीक है ना बेटा। चलिए अब इको तो आपने पढ़ लिया, कंडीशन क्या होनी चाहिए इको की। नहीं, पहली कंडीशन तो मैंने आपको बताई, क्या बताई, कि हमारे पास जो रिफ्लेक्ट होकर साउंड आए वो कितनी देर के बाद आए, 10⁻1/10 सेकेंड में। दैट इज कंडीशन फॉर इको। इको की कंडीशन क्या है? नंबर 1, देखिए ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपका सोर्स है, साउंड यहाँ से जाएगी और वापस यहाँ आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है ना बेटा, यहाँ आएगी और यहाँ फिर आपको सुनाई पड़ेगी। इस पूरे सिस्टम में टाइम कितना, कम से कम टाइम 1 पॉइंट इतने सेकेंड मीन्स 1/10 सेकेंड लगना चाहिए, इतना टाइम लगना चाहिए। ठीक है ना। अगर इतना टाइम लगना चाहिए, ये दिस इज द कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये कि ये ऑब्जेक्ट, ये सोर्स है और ये कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल रिफ्लेक्टर, दिस इज रिफ्लेक्टर।
दिस इज द रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर इतनी सफिशिएंट डिस्टेंस पे होना चाहिए कि आपको यहाँ तक साउंड वापस आने में 0.1 सेकेंड लगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये क्या है, इसको मैंने बता दिया। कोई भी हियरिंग सेंसेशन होता हमारी ईयर पे कितने सेकंड तक के लिए रुकता, 1/10 सेकंड के लिए। यहाँ से कॉन्सेप्ट देखिए, जो स्पीड ऑफ साउंड भाई कहाँ होगी, एयर में होगी v। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस d है तो साउंड ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, d और प्लस d। स्पीड इक्वल टू, फार्मूला पढ़ा आपने, क्या पढ़ा बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कितनी, d, आना और वापस जाना, टोटल टाइम कितना होना चाहिए, t। दिस इज इक्वल टू स्पीड, दैट इज स्पीड v इक्वल टू 2d अपॉन t। तो यहाँ से अगर हम लोग डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस इतनी होनी चाहिए v t/2, इतनी डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस देखिए, दिखाई पड़ रहा ना बेटा। यहाँ से देखिए, जो आपने फार्मूला बताया, आपने डिस्टेंस का फार्मूला बताया बेटा, d इक्वल टू v इंटू t/2। v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आपको पता है कितना, 330। टाइम कितना, 1/10 लग रहा, डिवाइडेड बाई किससे, 2 से। ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 33/2। सॉल्व कर देंगे 16.5 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक की जो d ये है 16.5 मीटर होनी चाहिए। जो ऑब्जेक्ट है आपका, जो रिफ्लेक्टर है, वो एटलीस्ट इतनी डिस्टेंस पे होना चाहिए जब आप स्पीड ऑफ साउंड 330 लेते हैं। यही स्पीड की वैल्यू होती है, लेकिन आपकी बुक में ये 330 न लिखकर ये वैल्यू कितनी दे रखी, 340 मल्टीप्लाइड बाई 1/10 डिवाइडेड बाई 2। ये कैंसिल कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 17। तो 17 मीटर। अगर आपके पास ऑप्शनल वैल्यू आती है, अगर आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं सेलेक्ट करने के लिए, 16.5 और 17, तो जो एक्यूरेट वैल्यू है दैट इज 16.5 मीटर ही लगाएंगे आपको। ठीक है ना। और अगर कैलकुलेशन करना है तो आपकी बुक में गिवन है, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। इसका मतलब इको होने के लिए, इको प्रोड्यूस होने के लिए जो रिफ्लेक्टर होना चाहिए, रिफ्लेक्टर शुड बी एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ 17 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। साउंड के सोर्स से 17 मीटर पे होना चाहिए। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि अगर रिफ्लेक्टर इतनी डिस्टेंस पे है, कितनी डिस्टेंस पे, 17 मीटर पे, तो आप 2 डिस्टिंक्ट या क्लियर साउंड्स सुन पाएंगे, जिसको हम लोग इको कह रहे हैं। दूसरी चीज, अगर ये साउंड एक बार सुनाई पड़ी तब तो इको, और ये कंटिन्यू सुनाई पड़ी बार बार, देन इट इज कॉल्ड एज रिवर्बरेशन। क्या कहलाता है बेटा, रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या है, जैसे आपने कहीं खड़े हुए बोल दिया
हेलो, नहीं तो होता क्या, हेलो 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 हेलो, मीन्स एक ही साउंड कई बार आ रही है, कंटिन्यू आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्बरेशन। इको क्या है, मैंने क्या हेलो, तो एक तो इंस्टेंट सुनाई पड़ा और एक रिफ्लेक्ट होकर सुनाई पड़ा, दिस इज इको। ठीक है ना बेटा। चलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, दिस इज द ऑल अबाउट फॉर इको, और इको के यूज क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड बाय द मेथड ऑफ इको। अब इस इको के यूजेज क्या हैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इको के लिए हम लोग बेटा क्या करेंगे, इको पढ़ लिया, इको से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनके लिए हम लोग इंतज़ार करेंगे, और एक मिनट बेटा, ये आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टर्न जो हम लोग पढ़ेंगे वो इस पर बेस्ड होगा, किस फिनोमेना पे बेस्ड होगा कि इको क्या है, इको सॉरी, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम लोग पढ़ेंगे कि यूज ऑफ इको, नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू यूज ऑफ इको। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।